dear aspirants, I welcome you all to our next video. From today onwards, only 50 days are remaining for our maths or our mains examination. If you guys think कि we have 50 days to prepare our optional subjects also, then you are wrong. As you just have 40 days to cover or prepare your optional subject. क्योंकि लास्ट के 10 दिन तो हम लोग मेंस में जो जीएस वाला पोर्शन है उसके पेपर्स को सिमुलेट कर रहे होंगे या फिर उसके रिवीजन शीट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। मेजरली लास्ट के 10 दिन हम जीएस को ही देंगे। तो अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास 40 डेज बचे हुए हैं टू कवर अवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी टू हाउ टू कवर दिस ऑप्शनल हाउ टू कवर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिकॉज अभी अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग पैनिक मोड में होंगे। फर्स्ट अटेम्प्टर जो पहली बार मेंस दे रहे हैं या फिर जो इवन दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं उन लोग का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। स्पेशली अगर हम मैथ्स की बात करें तो बहुत सारे चीजें होती हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर भी देने हैं, सिमुलेट भी करना है। तो एक कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है कि कैसे इस फेज को अच्छे से प्रोडक्टिवली हम यूटिलाइज कर पाए और एक बैलेंस बनाकर चल पाए मैथ्स में और अपना जीएस सब्जेक्ट्स में। हम आज की वीडियो को 3 फेज में बांटेंगे। सबसे पहले ऐसे लोग जो फर्स्ट बार मेंस देने वाले हैं, ऐसे लोग जो सेकंड टाइम मेंस दे रहे हैं, एंड जो थर्ड टाइम तो नहीं बोलूंगा, जो वेटरन है। वेटरन्स मतलब जिनके 280 प्लस स्कोर रहा है ना, उन लोगों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इस ऑप्शनल को लेकर। सबसे पहले अगर फर्स्ट मेंस वालों की बात करें तो इस टाइम वो लोग बहुत ही ओवरवेल्ड होंगे कि सर कैसे चीजों को मैनेज करें, कैसे हम जीएस को मैनेज करें, कैसे हम सिमुलेशन दें। और उनमें एक फियर है कि हम चीजों को भूल ना जाएं, फियर ऑफ फॉरगेटिंग कि हाँ जीएस रिवाइज कर लिया बट हम भूल गए, डेटा रिवाइज कर लिया हम भूल गए, इवन मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए और हम भूल गए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट अटेम्प्टर को, फर्स्ट मेंस वाले को, कि वो जीएस के साथ मैथ्स को कोऑर्डिनेट करके चले। बट हम इसमें एक चीज ये रख सकते हैं कि फर्स्ट मेंस वालों को 3 फेज में उनके टाइम को डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट इज, अगर मैं डे 1 बोल दूं इस 40 डे के फेज को, डे 1 से डे 15 तक, देन डे 16 से लेके 20 दिन और इसमें अगर हम जोड़ें डे 35 तक, एंड देन 35 से लेके 40th डे तक क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इन द फर्स्ट फेज दे हैव टू फोकस ऑन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऑफ व्हाट? कंसोलिडेशन ऑफ देयर नोट्स, देयर स्टडी मटेरियल। जो भी उनका मैथ्स में मटेरियल हो उस पूरे को एक लेयर वाइज वो कंप्लीट कर लें। इसमें फोकस क्या रहेगा? फोकस शुड बी ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो कि ज्यादा यील्ड करते हैं हमको। सेकंड, जो प्रिडिक्टेबल और जो इस साल प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स लग रहे हैं आपको कि हाँ ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आता है तो इस साल आ सकता है, या 3-4 साल से इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस बार आ सकता है, दोस्त प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स। एंड थर्ड इज जो इजी टॉपिक्स उनने पहले कर रखे हैं या फिर जो उनको इजी लगते हैं उन पर भी स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। इसके अलावा एक एडवाइस है उन लोगों को कि अगर उनका कुछ भी टॉपिक अनटच्ड है, अभी अनटच्ड है ना, और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है और अनटच्ड है, तो इट इज बेटर कि अभी के लिए वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं करें इन 15 दिन में। अभी के लिए वो उसे लीव कर सकते हैं स्टार्टिंग के 10 दिन में। लास्ट के 5 डेज, इन लास्ट 5 डेज दे कैन टच दोस टॉपिक्स, और उसमें भी जो भी हायरार्कियल, जो भी उनका प्रेफरेंस वाइज, जो भी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उन टॉपिक्स को वो लोग इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है 16 टू 35 डेज में क्या करना है। वो जो नेक्स्ट फेज है इसमें अब हमको उतनी थियोरी नहीं पढ़नी। थियोरी मतलब डेरिवेशंस, थियोरी मतलब जो भी चीजें अलग अलग नोट्स की आ गई या फिर कुछ डिफरेंट कुछ भी प्रूफ्स आ गए, बुक से कुछ नई थ्योरी पढ़ ली, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो गए, ये सब नहीं कवर करना। इस फेज में हमको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने एकदम अच्छे से। और अगर किसी ने सीएससी के पीवाईक्यू कर रखे हैं तो वो आईएफओएस के भी पीवाईक्यूज कर सकते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं। और किसी ने अगर लास्ट 10 ईयर्स के कर रखे हैं तो आप लास्ट 20 ईयर्स के भी पीवाईक्यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब मेजर हमको फोकस करना है पीवाईक्यू सॉल्विंग पर, ठीक है। सेकेंड चीज जो इसमें आप लोग कर सकते हो, फर्स्ट बार पहली बार जो मेंस दे रहे हैं वो लोग चैप्टर वाइज कोई भी टेस्ट पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या तो चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आप चैप्टर वाइज करेंगे, पेपर फॉर्मेट में नहीं।
हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उनको बहुत बहुत सॉल्व करेंगे, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे। देन इन द थर्ड फेज यू हैव टू फोकस मेनली ऑन सिमुलेशन। अब अगर आपका ये वाला फेज अच्छे से हो जाता है तो आप इसके पहले भी कुछ एफएलटीज दे सकते हैं या फिर कुछ सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 पार्ट ए का टेस्ट दे दिया तो आप वो सब काम इधर कर सकते हैं, बट इसमें आपको पूरा अच्छे से सिमुलेशन देना है। पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, जो भी आपकी रिवीजन शीट्स हैं, और उसके बाद अपने सिमुलेशन देना है। इस सिमुलेशन में फोकस हमारा रहेगा एक्यूरेसी पे, क्वेश्चन सिलेक्शन पे, प्रेजेंटेशन पे, और भी टाइम मैनेजमेंट पे, इन सब पे फोकस हो रहा होगा। ठीक है, मेजरली जो मेरे को लगता है आप लोगों को पैनिक नहीं करना है इस टाइम में। कुछ भी आपका टॉपिक बच गया, जैसे कि फ्लूइड डायनेमिक्स का कुछ पोर्शन, ऑब्वियसली पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं छोड़ना, बट फ्लूइड डायनेमिक्स का अगर आपका कोई भी पोर्शन बच गया छोटा सा, उस चीज को लेके आपको पैनिक नहीं होना। फोकस ऑन द पोर्शन दैट हैज बीन कवर्ड बाय यू। जो आपका स्ट्रॉन्गर पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, है ना। इसलिए पैनिक नहीं करना हमको ऐसी चीजों को लेके जो डिफिकल्ट है, जो हमारी छूट रखी है। ठीक है, लेट्स डिस्कस फॉर दोज हु आर ऑफ सेकंड मेंस, जो दूसरी बार मेंस दे रहे हैं। बेसिकली उनने पहले एक बार मेंस दे रखा है, बट उन लोगों का उतना सही स्कोर नहीं आया, ऑलमोस्ट 260 बोल सकते हैं या फिर लेस देन 260 टाइप वाली जो जनता है, उनकी इसमें बात की जा रही है। इन लोगों को फोकस, इन लोगों को आता है, इन लोगों को चीजें आती है, इन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। इन लोगों का इशू क्या है? दैट इज स्पीड, या फिर बोल दें टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। सेकेंड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब वो लोग बहुत ज्यादा एरर कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, है ना। पेपर 1 में बहुत सिली मिस्टेक्स करी। तो IQ is not a issue, not a challenge or not a enemy for these section of aspirants. Silly mistake is their real enemy in this exam. Third thing is presentation पर काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि इनको ज्यादा पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है ना। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन, ये सब कैसे आएगा? ये सब प्रैक्टिस से आएगा। तो फर्स्टली इनको पहले 15 दिन में किस चीज पर फोकस करना है? डे 1 to डे 15 टू आइडेंटिफाई द रियल गैप्स। रियल गैप्स मतलब जो कॉन्सेप्चुअल गैप्स उन लोगों के आ रखे हैं, उस कॉन्सेप्चुअल गैप को आइडेंटिफाई करें। इसी दौरान वो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें जिसने लास्ट ईयर उनका स्कोर गिराया है ना। जिन टॉपिक्स में लास्ट ईयर उनका स्कोर नहीं आया या फिर उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, इसको आपको पहले तो कॉन्सेप्चुअल गैप को इंप्रूव करना है। देन प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक्स की जो आपके वीक हैं या फिर जिसने आपका स्कोर को गिराया। practice, practice and practice. This is the main key for these kind of aspirants. After 15 days they have to focus mainly on test series, जिससे उनके ये सब जो चीजें हो रही थी गलतियां, इस पे इंप्रूवमेंट हो। टेस्ट सीरीज आप बाहर मार्केट से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपने जो टेस्ट पेपर्स हैं जो पुराने वाले उनको भी दे सकते हैं इसमें। बट बहुत लोगों को ये लगेगा पुराने टेस्ट पेपर मतलब यूपीएससी के पीवाईक्यू इन अ टेस्ट पेपर फॉर्मेट, बट लोगों को क्या लगेगा कि सर वो वाले क्वेश्चन तो दिखे हुए रहते हैं। तो यू कैन गिव IFOS के भी टेस्ट पेपर्स, ठीक है। उसमें मार्किंग थोड़ी आप अपने हिसाब से 250 में लेके आ सकते हैं, बट द क्वेश्चन फॉर्मेट्स एक तरह से सेम ही रहते हैं। ऑल्सो अगेन इट इज बेटर कि आप कोई टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लें, ठीक है। आफ्टर दीज 15 डेज दे हैव टू मेजरली फोकस ऑन टेस्ट पेपर्स। टेस्ट सीरीज को सिम्युलेट करना, इसमें आपके FLTs आ जाएंगे, है ना। FLTs आ जाएंगे, FLTs के अलावा आपके सेक्शनल टेस्ट आ जाएंगे, जिससे आपके वो टॉपिक्स भी स्ट्रांग हो रहे होंगे। FLTs के लिए मेनली जो फोकस करना है दैट इज स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशन। एग्जाम कंडीशन जिससे आप लोग क्वेश्चन सिलेक्शन पर काम कर रहे होंगे अच्छे से। जो भी क्वेश्चन आपको 5 जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, 2 तो फिक्स रहते हैं, जो 3 सिलेक्ट करने होते हैं 6 में से, उस पर काम करेंगे और धीरे धीरे समझ आता है कौन सा क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट एक चीज है, एरर या फिर सिली मिस्टेक्स एक चीज है, प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट चीज है ना। तो इन सब चीजों पर हम काम करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करेगा। इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा कि लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे 35 to 40 डेज, है ना, 40th डे, इसमें हम लोग मेस्मराइजिंग मतलब जो भी फॉर्मूले हैं जो आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम में। इस क्राउड की एक प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि ये एग्जाम में कुछ चीजें भूल जाते हैं और उसके कारण इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाता। तो उन फॉर्मूले को मेस्मराइज करने पर फोकस करेंगे। रिवीजन कर रहे होंगे थ्रू रिवीजन शीट्स। देखो आप लोग 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास रिवीजन शीट्स बन गई होंगी बहुत सारी, है ना।
नहीं बनी है तो आप कोई भी टॉपर के नोट से कर सकते हैं, या फिर मुझसे आप लोग रिवीजन शीट्स ले सकते हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, उससे जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। और मेजरली हमारा फोकस होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पर। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप मैंने डिवाइड किया है, दोज आर वेटरन्स। इनको प्रो भी बोल सकते हैं, दे आर प्रो इन मैथ्स, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 280 प्लस इन देयर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। बट आप एक चीज को देख के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, ये स्कोर कभी भी गिर जाता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है, क्योंकि बाइनरी चलता है सिस्टम, तो आपका कोई भी एक 20 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, गलत इंटरप्रेट हो गया, तो ये 260s में आ जाता है स्कोर, है ना। इंस्टेड ये स्कोर गिरे ना, इंस्टेड ये स्कोर बढ़ जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम 3 फेज में डिस्कशन करते हैं इन लास्ट के 5 डेज। पहले 15 दिन में हम लोग जल्दी से एक रैपिड रिवीजन कर लेंगे पूरे सिलेबस का। रैपिड रिवीजन आप लोग के पास तो कुछ शीट्स वगैरह होंगी, है ना, उनसे रैपिड रिवीजन कर रहे होंगे मेजरली, है ना। इसमें आप थोड़ा टाइम अपने हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा आपको लगता है। एक रैपिड रिवीजन करने के बाद हम लोग अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। अब आप लोग प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ऑब्वियसली पीवाईक्यूज आपने बहुत बार कर रखे हैं, तो आप कोर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर बुक किस किस सब्जेक्ट के लिए आप करेंगे, मेजरली मेरे हिसाब से पेपर 1 में आप लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, 3D, ये सब डुएबल टॉपिक्स हैं। कभी कभी ओडी के क्वेश्चन नहीं बनते, क्लेरियट फॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए, लाप्लास के क्वेश्चन हो गए, उनके लिए यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। सेकेंड थिंग इज स्टैटिक्स डायनेमिक्स, इसके लिए कर सकते हैं, वेक्टर के क्वेश्चन इजी हैं, वो हो जाते हैं। फिर मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स का लास्ट वाला पोर्शन एक बार कर सकते हैं, कॉन्टूर वगैरह, है ना, इसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह अगर आपके अटकते हैं तो, है ना। आप लोगों का फोकस होना चाहिए परफेक्शन, परफेक्ट होना है हर टॉपिक में, क्योंकि आप लोगों ने कवर तो कर ही रखी है चीजें, अब जो भी आपके वीक एरियाज है उनको परफेक्ट करते जाना है। नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, देन पीडी। ये मेजरली इन टॉपिक्स को आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, इनके मेजर मेजर क्वेश्चन लगा सकते हैं, 2-2 दिन दो हर टॉपिक को, और उसके बुक से क्वेश्चन करते जाओ साथ में। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमको बुक से क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने बोला जा रहा है। सी, एग्जाम में जब आप बैठते हो ना, आप कुछ भी नया क्वेश्चन उठाओ और वो आपसे वहां की वहां बन जाए, दैट इज वेरी रेयर। बट अगर वही उसी जगह अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से पहले गुजर चुका है, आपने एक बार खुद से बना रखा है, तो आप उसको फिर से बना लो, दैट इज वेरी मच, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम जितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे आगे से गुजारते जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जो हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए। इसलिए बुक से करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में हमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और यूपीएससी भी कोर बुक से ही क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है इस वजह से। एक और चीज मैं फर्स्ट पॉइंट में बोलूंगा अबाउट द रैपिड रिवीजन। तो मेरे को क्या लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमको उतनी ज्यादा थ्योरी पढ़नी ही नहीं है। बेसिक अगर आप रिवीजन शीट्स को ही पढ़ लें तो आपका वो थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। देखते हैं, जैसे कि ओडी, पीडी, इसमें क्या है, बेसिक कुछ फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स को एक बार देख लो, उसके बाद कुछ पैटर्न्स फिक्स हैं और उन पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, और उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आफ्टर ओडी पीडी, द नेक्स्ट थिंग इज एलपीपी, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग, एनएसीपी। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स, वेक्टर, इवन कैलकुलस, कैलकुलस एंड रियल। इसमें भी उतनी ज्यादा थ्योरी नहीं है, एक बार आप सारे प्रिंसिपल, सारी चीजें, टेस्ट जो रहते हैं सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के, या और भी चीजें आपने समरी शीट से पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। देन फिजिक्स के भी कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिसमें थ्योरी की उतनी जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स को एक बार जो भी क्रिस्प 2 पेजर 4 पेजर जो भी नोट्स है उनको कर लेंगे तो हो जाएगा। मोटा मोटा मेरे को जो लगता है कि मॉडर्न एल्जेब्रा और लीनियर एल्जेब्रा समटाइम्स इनके हमको शॉर्ट नोट से नहीं हो पाता, कम से कम समटाइम्स 3D ऑल्सो उसके शॉर्ट नोट्स ही अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इनको आप और कहीं से पढ़ सकते हैं। बाकी सारा सिलेबस आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। और ये रैपिड रिवीजन कब काम आता है, जो हमारे लास्ट के 5 डेज बच रहे होते हैं उसमें आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। उस रैपिड रिवीजन को करें, सिम्युलेशन दें, है ना, और अपने एरर्स पर काम करें। ठीक है, इन वेटरन्स के लिए एक और एडवाइस है, अगर अगर टाइम परमिट्स, कोशिश करिए आप जो भी पेपर दे रहे हैं आप उसे फुली लगा लीजिए। मतलब 8 के 8 क्वेश्चन लगा लीजिए। एक दो पेपर ऐसे भी देके देखो, उसमें आपका जो एक्सर्शन होगा उससे आपका, जब आप 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 5 क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए आप एक बार बैठे 5 क्वेश्चन के लिए, आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 आवर्स, है ना। आपने इसमें 3 क्वेश्चन और जोड़ लिए तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम टाइम भी ले सकते हैं, है ना।
आप 4 घंटे में इसको करने की कोशिश करें, मतलब हर आधे घंटे में एक सवाल करना है आपको। अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी आपकी और आप खुद को एकदम हर्डल टाइप लगेगा आपको, तो आप उस चीज को पार कर पाएंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका एक स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा पेपर में बैठने का, 4 घंटे 3 घंटे लगातार। और कैसे एक एग्जाम मोड में जब कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे सुधारना है, और भी चीजें आप इससे सीखेंगे। तो 2-3 पेपर आप ऐसे भी लगाएंगे जिसमें सारे 8 की 8 क्वेश्चन कर पाए। अगेन, सारे पेपर ऐसे नहीं लगाने, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो क्वेश्चन सिलेक्शन पर भी हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे बाद में आने वाली वीडियोस में, बट आपको वो टेस्ट सीरीज के थ्रू क्वेश्चन सिलेक्शन भी सीखना है, इसलिए आप 5 क्वेश्चन वाला टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। अगेन, इस फेज में आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे पेपर को डिस्कस करने में, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो जाओ तो उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपका काम ये है, उसका एक थोड़ा आपने टाइम दिया 10 मिनट, अगर आपसे बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाया तो आप उसका सोल्यूशन देख लो और उससे सीख लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर आपको उसका सिमिलर एग्जांपल मिल रहा है तो आप खुद से एग्जांपल बना लो, या फिर कुछ दिन बाद इस क्वेश्चन को ही फिर से लिख लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो मेरे को डिस्कस करनी है, इस कुछ लोगों का तो जीएस बहुत अच्छा होता है बट उनका मैथ्स बहुत खराब होता है। कुछ लोगों का तो मैथ्स बहुत अच्छा होता है और उनका जीएस बहुत खराब होता है। अब क्या करें? ऐसे में आपको जो आपका वीक एरिया है उस पर काम करना पड़ेगा। वीक एरिया मतलब अगर आपका मैथ्स वीक एरिया है तो यू हैव टू वर्क ऑन दोस दैट वीक एरिया। आपको मैथ्स पर काम करना पड़ेगा। कैसे? इजी टॉपिक्स पे फोकस करें, डिफिकल्ट टॉपिक्स को अभी छोड़ दें, है ना, बाद में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। इजी टॉपिक पे फोकस करें, जिसके पीवाईक्यू ज्यादा आ रहे हैं उन टॉपिक पे फोकस करें, है ना। पीवाईक्यू सॉल्विंग पे फोकस करें, इंस्टेड ऑफ बुक से हम कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने लगे। कुल मिला के जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, उन पर काम करेंगे हम, है ना। लो हैंगिंग फ्रूट्स पर काम करेंगे। अगेन, कुछ लोगों का जीएस वीक होता है, मैथ्स तो उनका स्ट्रांग है, तो वो लोग मैथ्स पर उतना टाइम नहीं दे रहे होंगे, पहली बात, है ना। ऑब्वियसली प्रैक्टिस आपको दोनों करना है, जीएस भी मैथ्स भी, बट आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं टाइम 70-30 या फिर 30-70। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें 30 और जो वीक एरिया है उसमें 70% ऑफ द टाइम आप दे सकते हैं, देना चाहिए। इस 70% टाइम में जीएस में हम क्या करेंगे? जीएस में आप लोग परफेक्शन पे उतना काम मत दो, कंप्लीशन पे दो, कंप्लीशन पर टाइम दो। तो कंप्लीशन क्यों? देखो, अगर आपने 2 आंसर मान लीजिए अच्छे लिखे 10 मार्कर, तो वो आपको 3 के बजाय 4 मार्क्स दे देगा या 4 के बजाय 5 मार्क्स दे देगा, मतलब 2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। यही आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो जो आपको एवरेज 3 मार्क्स मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप उतना परफेक्शन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जीएस थोड़ा वीक है। तो इंस्टेड ऑफ परफेक्शन आप क्वेश्चन कंप्लीशन पर फोकस करें, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और टू द एंड ऑफ द पेपर तक। अच्छा, आपको तो इतने पॉइंट्स ही बनाने नहीं आते, तो थोड़े जेनरिक पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, है ना। जॉन जेनरिक पॉइंट से आप अपने आंसर्स को भर दीजिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए जिससे आपको पॉइंट जनरेशन का पता चले, है ना। थोड़ा प्रेजेंटेशन पर काम करिए कि आपकी कॉपी भरी हुई लगे। तो इस तरह आप जीएस वाले पोर्शन को भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। एंड डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। प्रैक्टिस किस चीज की? बोथ मैथ्स के क्वेश्चन की और जीएस में आंसर राइटिंग की। आराम से आप अभी 5, 6, 7 इतने आंसर डेली बेसिस पर लिख सकते हैं। मिनिमम 5 आंसर तो आप लोग को लिखना ही चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर विद मैथ्स ऑप्शनल, क्योंकि उन लोग के पास टाइम नहीं रहता उतना, है ना। तो इस प्रकार आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं धीरे धीरे, है ना। और बचे हुए 40 दिन को अपने हिसाब से प्लान करिए। आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इन 15 दिन में कैसे आप हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर आने वाले दिनों में कैसे आप उन 20 डेज में कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे हर चैप्टर की, और लास्ट वाले दिन में कैसे आप रिवाइज करके सिमुलेशन दे रहे होंगे। ऐसे आपके 3 आइट्रेशन हो जाएंगे और 3 आइट्रेशन में आपको चीजें याद होने लगेंगी, चीजें रिवाइज हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से इजीली इस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और ध्यान से अच्छे से आप लोग करिए। कोई भी इशू होता है तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और थ्रू कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो बेस्ट ऑफ लक टिल देन एंड थैंक यू वेरी मच।